Yes beta, you can write check the correctness of the relation t is equal to t is equal to 2 pi, right all बच्चे, t is equal to 2 pi under root l upon g। यहां से आपने बच्चे इस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी है, इज इट फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। हरियर, इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। हरियर, t for time, 2 pi is constant, l is the length and g is the acceleration due to gravity। तो मैंने कल भी बताया था acceleration due to gravity मीन acceleration। जिसका आंसर आ जाएगा रेज योर हैंड। हरिए बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। यस बच्चे, कृष्णा, हाँ जी बोलो। इक्वेशन करेक्ट है। इक्वेशन करेक्ट है, हाँ जी बच्चे। रंजनप्रीत कौर, सर इक्वेशन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट? यस। अच्छा, सिमरनदीप कौर, सर करेक्ट है, इक्वेशन आ गया आंसर। इक्वेशन करेक्ट है। रंजनप्रीत, अच्छा चलो, हाँ जी। गुरकरणप्रीत, सर करेक्ट है। ओके चलो, जिनको नहीं पता लगा वेट, ये देखो बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड here is t mean only time, there is no mass, there is no length and only the time, so here is t1। तो मैंने कल भी बताया था कि कांस्टेंट टर्म पाई, फाई, एंगल, these all are constant and constant has no dimensional formula। तो बच्चे 2 पाई का कोई फॉर्मूला नहीं है। आगे राइट हैंड साइड हियर इज अंडर रूट l अपॉन g। अब ध्यान से देख रहे हैं, g मीन एक्सेलरेशन a and this acceleration is equal to velocity upon time। यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। Similarly, you can solve this velocity is equal to displacement upon time। This is the formula, so we can solve again here, l remain cancel out, so here is t square, so square and under root can be cancel out, so formula is m0 l0 t1 mean left hand side is equal to right hand side, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चे, जिस भी बच्चे ने एंटर होना है अपने ओरिजिनल नाम से एंटर हो। पता नहीं है क्या लिखा है, कोई कौन सी लैंग्वेज लिखी है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। हाँ जी बच्चे, सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ये देखो बच्चे, मैंने बोला 2 पाई इज कांस्टेंट, सो इट हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला। आफ्टर दैट मैंने क्या करा, लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन है, लेंथ एज इट इज, ए को सॉल्व करा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिमिलरली वेलोसिटी को सॉल्व करा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेंथ रिमेन कैंसल आउट, t into t स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, इट मीन t1। रंजन जोत, आर यू अंडरस्टैंड वेयर? हाँ जी बच्चे, कहाँ पे गलती कर रहे थे? रंजनप्रीत कौर, बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे थे? मैंने एक्सेलरेशन वाले में गलती कर दी। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, acceleration and acceleration due to gravity are the same thing, there is no change in the dimensional formula। So move on the next numerical बच्चे, move on the next numerical। yes, लिखेंगे in van der Waals equation, in van der Waals equation p प्लस, ये देखो बच्चे वैन डर वाल एक इक्वेशन है, इक्वेशन दी है p प्लस
A upon V square B minus B is equal to nRT. ये दिया बच्चे, this is your van der Waal equation. This is your van der Waal equation. लिखेंगे all the student. In van der Waal equation, P plus A upon V square V minus B is equal to nRT. आगे लिखना है आपने where, sorry, what are the dimension of A upon B, मतलब ये जो आपके पास स्मॉल a और स्मॉल b दिया है, आपने इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और इनकी रेशियो बतानी है. रेशियो मीन डिवाइड बाय में. What are the dimension of A and B? Here P is the pressure. Here P is the pressure. B is the volume. B is the volume. T is the temperature. And R, capital R, is the gas constant. Capital R is the gas constant. And small n is the number of molecules. Small n is the number of molecules. हाँ जी बच्चे, किसी को लगता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं? रेज योर हैंड जिसको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. यस सर सिमरन, हाउ टू सॉल्व बच्चे? मेरे को थोड़ा सा हिंट देंगे कैसे सॉल्व करना है? हिंट देना है मेरे को. हाँ जी हर्षमीत सिंह. सर वो तो ट्राई कर रही है. बच्चे साफ बोला. सर वो तो ट्राई कर रही है. मेरे को आपकी आवाज ही पता नहीं क्या गूंज के आती है, या तो एक को कहाँ बैठे हो? ट्राई तो कर ले एक बार. ट्राई तो कर ले एक बार सर. बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करोगे आप? मेरे को हिंट बताओ ना कैसे आपने सॉल्व करना है इसको. यस कृष्णा. सर P plus A upon B square B minus the NRT तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल करना है. बच्चे मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला आपको कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन. यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं करा. मैंने सिर्फ ये बोला कि आपने स्मॉल a और स्मॉल b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है और उनकी रेशियो बतानी है. मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन. ओनली द क्वेश्चन इज दैट you can find the dimensional formula of small a, small b and find the ratio. Yes Simran. Excuse me sir. हाँ जी सर ये स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Small n is the number of moles. ओके सर ठीक है. हाँ जी सिमरन जी. हाँ जी सर केस में हम ए को छोड़ के बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और इससे हमें ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा. क्यों लेके जाएंगे? उसको लेके जाने के लिए बच्चे जो म्यूट नहीं है अपने आप को म्यूट करो. जो म्यूट नहीं है उसको लेके जाने के लिए. हाँ जी कितना आंसर आ रहा है? नहीं सर मैं बताता हूँ. जो हमारी राइट हैंड साइड है वो सारे कांस्टेंट हो सकते हैं, तो उनको हम जीरो नहीं कह सकते, तो फिर इक्वेट कर लेंगे उनको. बच्चे मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को तू बोल रहा है मेरा आंसर आ गया. मेरे को आंसर बता, आंसर क्या है? अरे जल्दी बच्चे, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट. रागिनी. हाँ जी रागिनी बच्चे. ए है वो एक्सेलरेशन है. चलो बच्चे यहाँ पे हमने इक्वेशन लगानी है होमोजेनिटी की. होमोजेनिटी का मतलब होता है जहां पे प्लस लगा हुआ है वहां पे आपने इक्वेशन को इक्वलाइज कर देना है. ये देखो इधर ध्यान से देखना है सभी को. जिनका आ भी गया कोई इशू नहीं है बच्चे, ध्यान से देखो, कोई इशू नहीं. ये देखो मैंने ये n is the number of mole, mean it is a constant. R
इट इज आल्सो ए कांस्टेंट 8.314 इसकी वैल्यू होती है। T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट है। मीन इनका तीनों का कोई फॉर्मूला नहीं है, इन तीनों का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ पे P प्लस ए अपॉन P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पे मैं होमोजेनिटी इक्वेशन लगाऊंगा तो A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। होमोजेनिटी का मतलब होता है यू कैन इक्वलाइज द इक्वेशन, यहाँ पे प्लस लगा है वहां पे इक्वल का सिंबल लगा दिया, होमोजेनिटी इक्वेशन बोलते हैं, आगे रीड करेंगे आप। अब A इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, B फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन L क्यूब, और इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर। ध्यान से देखना है, A इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M इनटू A अपॉन एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L6, 3 इंटू 2 6। आगे मैंने A को सॉल्व करना है, बाकी मेरे पास है ML है, A को सॉल्व करूंगा, A इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय A। अब पहले यहाँ पे सॉल्व कर दो, ये देखो L2 है, ये L2 है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, नीचे से टर्म ऊपर चली जाएगी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ पे 6 में से 2 गया L4। सिमिलरली A is equal to M multiply by L4 divided by T। अब this velocity displacement upon time। अब आगे A is equal to A का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L5 T raised to power -2, ये बच्चे A का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैंने B का फॉर्मूला लगाना है, ये देखो इधर, यहाँ पे भी होमोजेनिटी इक्वेशन B माइनस B इज इक्वल टू 0, B माइनस B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू B, B मीन वॉल्यूम। तो बच्चे B इज इक्वल टू वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट मीन L क्यूब। अब इसने क्या पूछी थी, रेशियो, इट मीन A अपॉन B, A का फॉर्मूला आया M1 L5 T raised to power -2 डिवाइड बाय यहाँ पे L3, ये देखो ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो जब नीचे से टर्म ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, मीन A अपॉन B इज इक्वल टू M1 L2 T raised to power -2। दिस इज द रेशियो ऑफ A अपॉन B। किसी को कोई कंफ्यूजन है अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकता है, बहुत इजी है, मैंने होमोजेनिटी इक्वेशन अप्लाई करी। हाँ जी भाई काव्या जी। सर जो एनआरटी है वो 0 है उनकी वैल्यू। यार कल का समझा रहा हूँ कि जो कांस्टेंट होता है उसका कोई फार्मूला नहीं होता है भाई, सुन लिया करो एक बार, कल से सर जो कांस्टेंट, हाँ तो उसका कैसे फार्मूला होगा, एन मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स इज ए कांस्टेंट, R is a gas constant, उसकी वैल्यू होती है 8.314, T is the absolute temperature, तो उसका it has no dimensional formula। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए बच्चे। हाँ जी अभिनंदन, यू गॉट दिस क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं समझ लग रहा सर। कहाँ से नहीं समझ आया, कहाँ से नहीं समझ आया? सर मेरे को यही नहीं पता लगा कि आपने अलग अलग कैसे सॉल्व किया। ये बच्चे जहाँ पे प्लस है ना वहां पे होमोजेनिटी इक्वेशन, होमोजेनिटी का मतलब होता है इक्वलाइज द इक्वेशन, जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगाओ उसको आपने इक्वल कर देना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा था P प्लस A अपॉन B स्क्वायर, पहले मैंने A निकालना है तो मैंने B की टर्म को इंक्लूड नहीं करा, जब मैंने B निकालना है तो मैंने A की टर्म को इंक्लूड नहीं करा। अब देखिए यहाँ पे यह है P प्लस A अपॉन B स्क्वायर, तो मैंने A निकालना है तो P मल्टीप्लाई बाय B स्क्वायर, मीन इक्वलाइज कर दिया। रंजन प्रीत, आर यू देयर? रेज योर हैंड बच्चे। रंजन प्रीत, हाँ जी बच्चे, आर यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? यस सर। होमोजेनिटी इक्वेशन जानते हो बच्चे आप?
सर जानती नहीं, बट आपने जैसे बोला P इक्वल्स टू 0 कर देना, उसके बाद फिर इक्वल टू हो जाएगा, तो वो समझ आते हैं मुझे। हाँ, जैसे हमने राइट साइड में करा, राइट साइड में माइनस था, मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। इसमें भी हम कर सकते हैं, पर देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इक्वलाइज कर दिया। यहाँ पे p प्लस a अपॉन बी स्क्वायर है बच्चे, तो मैंने होमोजेनिटी इक्वेशन अप्लाई करी, तो जहां पे मल्टीप्लिकेशन का प्लस का सिंबल था वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, जहां पे प्लस है वहां पे इक्वलाइज आ गया, मतलब ऐसे आ गया ओके। p इज इक्वल टू a अपॉन बी स्क्वायर, होमोजेनिटी मीन इक्वलाइज। यस यस बच्चे, ओके सर। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर हम जैसे इक्वेशन हमने लगाई है, तो अगर राइट साइड पर भी प्लस माइनस की टर्म होती तो फिर वहां पर भी लग जाती इक्वेशन। कहाँ पे बच्चे? जैसे राइट साइड पर हमारे पास अभी तो कांस्टेंट था, हाँ अगर राइट साइड पर भी कोई प्लस माइनस की टर्म होती हाँ, तो इक्वेशन दोनों साइड लगनी थी। यस यस बच्चे, दोनों साइड। हाँ जी भाई हर्षमीत, हाँ जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी अभिनंदन, अब अंडरस्टैंड करे कि नहीं? अभिनंदन अभिनंदन यस सर। समझ आ गया आप? सर थोड़ा थोड़ा ही समझ लगा है सर, वो मतलब हमने सुना ही नहीं कभी सर होमोजेनिटी वाली इक्वेशन का सर, मतलब होमोजेनिटी मैं अभी बता रहा हूँ ना, होमोजेनिटी टू इक्वलाइज द इक्वेशन, इक्वल करना है हमने इक्वेशन को, जहाँ पे चाहे मल्टीप्लिकेशन हो प्लस हो, चलो आगे समझाऊंगा, इसको छोड़ दो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल को छोड़ दो, आगे कंफ्यूज। हाँ जी रुचिका, यू आस्क समथिंग। सर जैसे P इज इक्वल टू A ओवर बी स्क्वायर है, लेकिन अगर P जैसे वहां पे पॉजिटिव में था तो हम A ओवर बी स्क्वायर, जब हम उसे राइट हैंड साइड लेकर गए तो वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए? बच्चे नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव कैसे होगा बता मेरे को, समझा। सर जैसे P प्लस प्लस है ना, तो वो फिर जब राइट बच्चे हैंड साइड जाएगा तो वो ये मैंने क्या लिखा, होमोजेनिटी मीन इक्वल, जहां पे प्लस था वहां पे मैंने इक्वल लगा दिया, ओके इक्वल लगा दिया। होमोजेनिटी मीन यू कैन इक्वलाइज द इक्वेशन, हमने इक्वेशन को इक्वल कर दिया, जिसके कारण मैंने a और b का वैल्यू निकाल दिया, जिसके कारण हम a और b की वैल्यू, ये थोड़ा मैंने टफ क्वेश्चन डाल दिया तब आप कंफ्यूज हो गए सारे, चल थोड़े इजी करवाता हूँ, आपने तो डर जाएंगे, फिजिक्स बड़ी मुश्किल है, ठीक है। हाँ जी समरदीप, यू गॉट समथिंग, समझ आया कुछ कि नहीं? हाँ जी सर, क्लियर। ओके राइट राइट, चलो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव ऑन द नेक्स्ट। ऐसा ही क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो। लिखो राइट द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, राइट द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू, यस बच्चे, p इज इक्वल टू p is equal to b minus x square divided by a into t. p is equal to b minus x square upon a into t. यहां पे लिखेंगे बच्चे where p is the power, where p is the power and x is the distance, and x is the distance, and t is the time, and t is the time. ये आपको घर के लिए क्वेश्चन है, अब कल मैं देखूंगा कि आप में से कौन बच्चा, ये बात मेरी ध्यान से सुनो, जब आपने a निकालना है तो b को कंसीडर नहीं करेंगे, जब आप b निकालेंगे तो a को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब उसको यूज नहीं करना है। हाँ जी बच्चे बोलो, हाँ जी समझ, ये भाई सर फाइन क्या करना है? सर फाइन क्या करना है? यहाँ पे a, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में a अपॉन b फाइंड करा, सिमिलरली यू कैन फाइंड द रेशियो a अपॉन b, फाइंड द रेशियो a अपॉन b। अब यहाँ तक बच्चे दो टाइप होगी हमारी, एक तो होगी हमारी
चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। दूसरी टाइप होगी हाउ टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब हम थोड़ी सी तीसरी टाइप के ऊपर चलते हैं। ये कोई टाइप नहीं थी बच्चे, ये कोई टाइप नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन रेयर ही आता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, राइट राइट बच्चे, टेक योर कॉपी एंड पेन, राइट। लिखो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F, द सेंट्रीफ्यूगल force F acting on a particle moving uniformly बच्चे मैं ये चाहता हूँ कि सिक्योरिटी ना लगाऊं, पर आप नहीं समझते। ये कौन है बच्चा जो आपको बात नहीं समझ आती है अभी ना? मैंने सिक्योरिटी इसलिए नहीं लगाई है अब कि 10th से अब 11th में पहुंच गए, वो बड़े हो गए, ऊपर अभी समझ वही है। बच्चे वो बोलते हैं ना, चाहे आदमी का शरीर जितना मर्जी बड़ा हो जाए दिमाग उतना ही रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को म्यूट रखो बच्चे, अगर कुछ पूछना है देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। चलो हाँ जी बच्चे, लिखा है द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली in a circle of radius r, small r। बच्चे एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखवाया द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल। इसके बाद देखना है may depends upon mass m small m, comma velocity b small b, third। आगे बच्चे, and radius r of the circle, derive the formula for force F using the method of dimension। हाँ जी, अब देखो इधर, ये बच्चे तीसरी टाइप, ये थर्ड टाइप आपका क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। अब समझना है, जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है वहां से आपने क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। मतलब जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mv² डिवाइड बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mv² अपॉन r। और हमने इसकी करेक्टनेस चेक करी थी, और कल भी हमने बताया था कि दिस रिलेशन इज करेक्ट। अब अपनी बुक साथ साथ में देखेंगे और सुनेंगे क्या बोला है, जो मैंने लिखवाया। लिसन केयरफुली, मैंने लिखवाया द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल में डिपेंड। देखो इधर, इसने बोला कि द फोर्स F, ये देखो इधर, द फोर्स F ऑफ ए पार्टिकल which depend mean directly proportional। लिखा हुआ है बच्चे the centripetal, wait for a minute बच्चे, wait for a minute। सॉरी, यहाँ पे अब देखेंगे, जो मैंने स्टेटमेंट आपको लिखवाई है उस स्टेटमेंट में मैंने लिखवाया सेंट्रीपिटल फोर्स F, मैंने F लिख दिया। जो स्टेटमेंट दी है वहां से आपने रिलेशन बनाना है
the centripetal force F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend. Depend mean directly proportional. Depend mean directly proportional. ये directly proportional लगा दिया. अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है m, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है b, और तीसरा रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है r. आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके बताना है इसके अकॉर्डिंग. हाँ जी बच्चे, किसी बच्चे ने हाथ खड़ा करा है? अभी जोत क्या नाम है? पहले तो कैमरा ऑन कर भाई. क्या नाम है? अजू, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अजू बहल. भाई नाम तो सही लिखा करो. हाँ जी बोलो भाई. अजू बहल, पहले अपना कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूं आपको. ओपन योर कैमरा. चल नहीं सुनना है तो मर्जी है. बच्चे ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो कि ना तो उन्होंने अपने आप पढ़ना है और दूसरे का भी टाइम वेस्ट करना है. यस बच्चे, ये यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी थी उसमें ये बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है. आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करना है. फोर्स के ऊपर आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है. अब कैसे करना है ये देखो, ध्यान से देखेंगे बच्चे. डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए k लगा दिया मैंने, कांस्टेंट. आपको पहले भी पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पे मास m लिखा, उसके ऊपर पावर a, वेलोसिटी v लिखा, उसके ऊपर पावर b, रेडियस के ऊपर पावर c. ये मैंने a b c की पावर निकालनी है, सॉल्व करनी है कि कितनी पावर आएगी. अब देखो इधर, पहले लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है. आप रफली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो. F is equal to m into a. This a is equal to velocity upon time. This velocity displacement upon time. It means m1 l1 t minus 2. ये बच्चे F का फॉर्मूला आया m1 l1 t raised to power minus 2. फॉर्मूला आंसर वही आना चाहिए जो राइट में लिखा है. कांस्टेंट को आपको पता है, आप हम 1 पुट कर सकते हैं, नहीं भी पुट करना है तो वैसे भी रहने दे सकते हैं आप. आगे लिखा है इसमें मास, तो सिंगल मास है, मीन m1 l0 t0 रेज टू पावर a. ध्यान से लिखना है, ओनली मास है, अकेला मास है m1. इसके साथ ना तो लेंथ है ना टाइम है, 0 लिख दिया, ऊपर पावर a लिख दी. नेक्स्ट, आगे वेलोसिटी दी है. वेलोसिटी मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन देयर इज नो मास m0 l1 t minus 1 रेज टू पावर b. अब कल भी बताया रेडियस इज इक्वल टू लेंथ. लेंथ मीन ओनली 1 l, मीन m0 l1 t0 रेज टू पावर c. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो. मैंने इस a b c की पावर निकाल के यहाँ पे पुट करनी है. ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे पुट करेंगे. अब देखो आगे क्या करूंगा मैं, m1 l1 t minus 2. और कोई बच्चे डिफरेंट काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपके डायमेंशनल फॉर्मूले का ही यूज कर रहा हूँ. जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ma l0 t0, नेक्स्ट m0 lb t minus b, नेक्स्ट m0 lc t0. जो पावर थी पावर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे पावर a है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करा, a आ गया. यहाँ पे पावर b है, l के साथ मल्टीप्लाई करा, b. आगे माइनस है, माइनस b. आगे c है, कर दिया. अब देखो आगे. अब आप सभी बच्चों को पता है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो
तो पावर को ऐड कर देते हैं, ये सभी को पता है। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। ये देखो इधर ध्यान से देख रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे m का पावर क्या है, a, मैंने a लिख दिया, ध्यान से देख रहे हैं। आगे m का पावर क्या है, 0, लिखने का जरूरत नहीं है। आगे m का पावर क्या है, 0, लिखने का जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड m का पावर क्या है, 1, तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 1। किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने बोला यहाँ सभी में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लाई है, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड करूंगा। तो पहले m का पावर a है, a लिख दिया, आगे 0 था नहीं लिखा, आगे 0 था नहीं लिखा, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड m का पावर कितना है, 1, तो a का वैल्यू आ गया मेरे पास 1। सिमिलरली आगे देखूंगा l की पावर, अब l की पावर कितनी है, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे l की पावर कितनी है, b, लिख दिया मैंने। आगे l की पावर कितनी है, c, मीन प्लस c, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड l का पावर कितना है, 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। आगे थर्ड t का वैल्यू कितना है, 0, नहीं लिखेंगे। t का वैल्यू कितना है, -b, आगे t का वैल्यू कितना है, 0, नहीं लिखेंगे। और इधर t का वैल्यू कितना है, -2, मीन -b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, b का वैल्यू आ गया मेरे पास 2, a का वैल्यू आ गया मेरे पास 1। अब मेरे को c का वैल्यू चाहिए, अब मेरे को c का वैल्यू चाहिए। अब c का वैल्यू यहां से आ जाएगा, ये देखो c का वैल्यू, b का वैल्यू, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, c इज इक्वल टू -1, c का वैल्यू आ गया बच्चे -1। अब बच्चे जो a b c की वैल्यू है वो मैंने इस फॉर्मूले में पुट करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करूंगा मैं। तो करो पुट, f इज इक्वल टू, हाँ जी, k m, a का वैल्यू कितना आया, 1 लिख दिया। b का वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी b लिख दिया, b का वैल्यू कितना आया, 2, ठीक है। आगे r c का वैल्यू कितना आया, -1। अब बच्चे आपको पता है जो टर्म माइनस की होती है वो डिवाइड बाय से नीचे लिखते हैं हम, इसका मतलब f इज इक्वल टू k mb² डिवाइड बाय r। अगर मैं इस k को भी हटा दूं, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mb² डिवाइड बाय r। तो ये बच्चे मैंने प्रूव कर दिए। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन, रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन। बहुत इजी है, ऐसे पहले 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जिसको समझ आ गया टाइप थम्स अप, जिसको समझ आ गया टाइप थम्स अप। वेरी गुड। हाँ जी, गुरकरणप्रीत सिंह जी बोलिए भाई जी, बोलिए। सर वो a की वैल्यू कैसे आई? a की वैल्यू भाई निकाल के आई। सर वो कैसे किया? ये मैंने बच्चे बोला कि ये m का पावर a है, यहाँ लिख दिया। आगे m का पावर 0 है, 0 को नहीं लिखा। अगले m का पावर भी 0 है, नहीं लिखा। लेफ्ट हैंड साइड m का पावर 1 है तो मैंने a का वैल्यू 1 लिख दिया। ठीक है, धीरे धीरे पता लगेगा बच्चे, धीरे धीरे, एकदम से पता नहीं लगेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। चले एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे, ट्राई करेंगे बच्चे, ट्राई। चलो लिखो, लिखो, सिमिलर क्वेश्चन है, यू कैन राइट, राइट बच्चे। अब मैं थोड़ा और क्वेश्चन लिखवा दूंगा तो आप बोलेंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखवा दिया। लिखो, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम
having a bob, bob, having a bob attached to a string, attached to a string that oscillate under the action of, that oscillate under the action of a force of gravity, a force of gravity. Suppose that the period of oscillation, suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends, अब depend का मतलब directly proportional, depends on the length L, small l, on the length small l, and the mass of the bob, small m, and the mass of the bob, small m, and acceleration due to gravity, and acceleration due to gravity, small g, drive the expression for time period, drive the expression for time period using the method of dimension. यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन की लेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज करा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो। अब आपने अंडरस्टैंड करना है और मेरे को इसका राइट आंसर बताएंगे। चलो जल्दी करो, समझो इसको, स्टेटमेंट को पढ़ो क्या बोल रहा है और मेरे को राइट आंसर बताओ। 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चे, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, 2 क्या चलो 5 मिनट देता हूँ। हाँ जी बच्चे जल्दी। Anyone to solve this numerical? हाँ जी भाई बोलो जी, हाँ जी बोलो। सर मैंने भी सॉल्व नहीं किया सर। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड क्या था? अभी तो क्वेश्चन में फंसा हुआ है यार, क्या बोल रहा है? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। हाँ जी काव्य जी। ओके सर। हाँ जी काव्य जी बोलो। आंसर है m1 raised to power -2। सर आंसर है A0 C -1/2 B = 1/2। सर आप म्यूट हो।
सर आप म्यूट हो। सॉरी बच्चे, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे बच्चे क्या हुआ कि टाइम पीरियड जो है, लास्ट में देखना है आपने क्वेश्चन, टाइम पीरियड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर। देखो इधर, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखना है, मैंने टाइम का फॉर्मूला निकाला m0 l0 t1, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू के, यहाँ पे लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं है। लेंथ का फॉर्मूला m0 l1 t0 रेज टू पावर a, ओनली लेंथ है। आगे आगे ओनली m है, मीन m1 l0 t0 रेज टू पावर b। आगे g मीन a, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम एज सच, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला m0 l1 t रेज टू पावर -2 रेज टू पावर c। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? यस बच्चे, हाँ जी बोलो, एक मिनट, हाँ जी बोलो, हाँ जी समर, यू रेज योर हैंड। सर मेरा k अंडर रूट l अपॉन g आ रहा है। यस, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट। अब देखो इधर, मैंने क्या करा, m0 l0, मेरा बच्चे जल्दी देखेंगे, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम है, l1 इज इक्वल टू m0 l1 l1 की जगह मल्टीप्लाई करूंगा la t0, नेक्स्ट mb l0 t0, नेक्स्ट m0 lc t रेज टू पावर -2c। अब देखो यहाँ पे m का पावर 0 है, लिखने का जरूरत नहीं, आगे m का पावर है b, लिख दिया, आगे m का पावर है 0, लिखने का जरूरत नहीं, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड m का पावर कितना है? 0, मीन b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आगे नेक्स्ट l के ऊपर आएंगे, l के ऊपर पावर है a, अगले l के ऊपर पावर है 0, अगले l के ऊपर पावर है +c इज इक्वल टू 0, लास्ट t0 लास्ट -2c इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे 1, तो c इज इक्वल टू -1/2। अब a का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे पुट कर दो, -1/2 c इज इक्वल टू प्लस c इज इक्वल टू 0, so c इज इक्वल टू +1/2, c इज इक्वल टू +1/2, सॉरी बच्चे, यहाँ पे a प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, a -1/2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू +1/2, b 0 आया, c -1/2 आया, a, ये तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो t इज इक्वल टू k l a कितना है 1/2, mb कितना है 0, और gc कितना है -1/2। अब 0 को लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये 0 है। अब t इज इक्वल टू k, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, सॉरी 1/2 है, तो दोनों को मैंने अंडर रूट में लिख दिया, जिसकी वैल्यू प्लस की है वो ऊपर, जिसकी वैल्यू माइनस की है वो नीचे, l प्लस में आ रहा है और g माइनस में आ रहा है। हाँ जी, अब बोलो, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बच्चे, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ओके बच्चे,